हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड ट्रेड्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हर ईयर 30,000 से 50,000 लोग अपना कैट का फॉर्म 2 बार भरते हैं, मतलब 2 बार पेमेंट करते हैं एंड लॉस खाने के बाद में जाकर उनसे करेक्टली फॉर्म फिल किया जाता है। तो आप सिमिलर मिस्टेक्स ना कर दें जिस वजह से आपको डबल अमाउंट पे करना पड़े। कुछ समझदार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 3 बार कैट का फॉर्म भरते हैं, तो वैसी गलतियां आप ना करें। तो ये वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। मैंने काफ़ी कंसाइज्ड वीडियो बनाने का ट्राई किया है इसमें, एंड सारे पॉइंट्स मैं इसमें कवर कर दूंगा सो दैट आपको कोई क्वेश्चन ना बचे। बट स्टिल अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान से ये वीडियो देखना जी, सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे। ये बेसिकली कैट 2026 का एक रजिस्ट्रेशन गाइड फॉर्म का क्या सिनेरियो है वो रहेगा, एंड इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, फीस क्या है, कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में कवरेज देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं 3 अगस्त 2026 10 AM। और जैसे ही कैट के फॉर्म्स आउट हुए हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये टेंशन हो गया कि भाई फर्स्ट डे है तो मुझे फॉर्म भर देना चाहिए सो दैट मुझे फर्स्ट प्रेफर्ड सिटी मिल जाए। देखिए, फर्स्ट प्रेफर्ड सिटी का आपके फर्स्ट डे फॉर्म भरने से कोई कनेक्शन नहीं है, तो जल्दीबाजी में गलत फॉर्म भरने से बेटर होगा थोड़ा लेट फॉर्म भर लो लेकिन करेक्टली फॉर्म फिल करो। ठीक है, आपको लास्ट मिनट ट्रैफिक को अवॉइड करना है, बट फर्स्ट डे एकदम खाली ट्रैफिक में भर के भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। पेपर आपको सिमिलर मिलेगा जैसा बाकी लोगों को आने वाला है, एंड आपको जो फर्स्ट प्रेफर्ड सिटी मिल जाएगा फर्स्ट डे भरने पे, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पहले अच्छे से डिटेल्स जान लो उसके बाद ही भरिएगा। लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 15 सितंबर 2026। नॉर्मली हर वीक ये 1 वीक से एक्सटेंड हो जाता है। इस ईयर होगा या नहीं होगा, नो वन नोज अबाउट इट। 5 PM तक अवेलेबल रहता है, तो मेक श्योर करिएगा कि आप 7 सितंबर 8 सितंबर उस टाइम से पहले पहले फिल कर लेना, और ज़्यादा डिले करने का कोई पॉइंट नहीं है। 29 नवंबर 2026 को कैट का पेपर रहेगा। संडे को 3 स्लॉट्स होंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग स्लॉट होता है, एंड 3 स्लॉट्स में से आपको कौन सा स्लॉट आएगा ये भी रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन फी एंड एलिजिबिलिटी, अगर आप जनरल EWS NC OBC कैंडिडेट हैं तो योर फीस विल बी 2700 फॉर दिस फॉर्म। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो दैट विल बी 1350, एंड दिस फीस विल बी नॉन रिफंडेबल। इन केस आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया, आप सोचो कि पैसे वापस आ जाएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ध्यान से हमें फॉर्म फिल करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप जनरल OBC के को बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% चाहिए, एंड आप अगर SC ST और PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। 45% आपका कट ऑफ जो रहेगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त 2027 तक पास आउट हो जाओगे देन यू आर एलिजिबल टू टेक दिस ईयर्स कैट एग्जाम, एंड आप फिल करके पेपर में अपीयर कर सकते हैं। इन केस कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका 2028 में पास आउट होगा वो, और इस ईयर वो कैट को एज एन एक्सपीरियंस देना चाहता है, दे कैन डू दैट, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इस ईयर के कैट के स्कोर के बेसिस पे आप एडमिशन MBA कॉलेजेस में नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स कैन ऑल्सो रजिस्टर। तो ऑब्वियसली अगर आप 7th सेमेस्टर में हो या 5th सेमेस्टर में, आपका 6 सेमेस्टर का डिग्री है या 8 सेमेस्टर्स का डिग्री है, अकॉर्डिंगली 7th सेमेस्टर में होगे 8 सेमेस्टर्स का डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली आप फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट एनी ट्रबल। सिमिलरली अगर मैं प्रिपरेशन चेकलिस्ट की बात करूं, फॉर्म फिलिंग से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपका क्लास 10 12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेट करके रखिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आपका फेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए होने चाहिए। मे बी आपका 2-3 साल पहले का हो बट फेस सिमिलर लगता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बार लोग 2 साल में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, तो इट विल बी बेटर कि आप जो है एक प्रॉपर इमेज रखिए जो रिसेंट दिखे। ठीक है, स्कैन सिग्नेचर है, ब्लू और ब्लैक इंक से आप वो रख सकते हो। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट्स आपको अगर अवेलेबिलिटी है आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो आप अपने पास में ज़रूर रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका CGPA टू परसेंटेज फार्मूला, अगर इनकेस आपको CGPA में मार्क्स मिले हैं तो आपको परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना उसका फार्मूला पता होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस एंड एम्प्लॉयर डिटेल्स आपको आइडिया होना चाहिए। लिस्ट ऑफ 5 प्रेफर्ड टेस्ट सिटीज़ वो आप देख सकते हो, बाद में ऑन द स्पॉट भी भर सकते हो। वो इमीडिएट अगर आप कहीं पे रहते हो तो आपको पता होगा आपके घर के आसपास कौन कौन सी सिटीज़ रहेंगी। लिस्ट ऑफ IIMS प्रोग्राम्स टू अप्लाई फॉर, ये हम सारे ही अप्लाई करेंगे, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम अभी ये है 10th और 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स का क्या फंडा है। देखिए, जिनको तो मार्क्स मिले हैं एग्जैक्ट, तो उनका तो क्लियर ही है कि भाई मुझे तो सीधा सीधा मार्क्स ऐड करना है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन जिनको मार्क्स नहीं मिले उनका CGPA का सिनेरियो है, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें फुल नेम एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, जो क्लास 10 के ऊपर होगा मेंशन्ड, आपको वो नेम जो है वो यूज़ करना है।
एंड आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए, नया ईमेल एड्रेस मत बनाइएगा, पुराना ईमेल एड्रेस होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नया ईमेल एड्रेस आप बना रहे हो, पुराने का स्टोरेज फुल है या जो भी प्रॉब्लम है, तो न्यू ईमेल एड्रेस का हर एक डिटेल आपके पास में अच्छे से सेव्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कैट का फॉर्म फिल कर दें, वो डिटेल्स उस ईमेल आईडी में सेव्ड हो, थोड़ी दिनों के बाद में वो ईमेल आईडी ब्लॉक्ड हो जाए किसी भी रीज़न से, तो आपका कैट का फॉर्म जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपके पास डिटेल्स नहीं रहेंगी। आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओटीपी वेरिफिकेशन आपका ईमेल एंड मोबाइल फ़ोन दोनों पे होगा। एंड एक प्रॉब्लम, कुछ लोगों का ईमेल्स ऑलरेडी फुल होते हैं, गूगल फोटोज़ या गूगल स्टोरेज उनका फुल हो चुका होता है, तो उनको न्यू ईमेल्स नहीं आती। तो आप जब फॉर्म फिलिंग करेंगे तो अपना ओल्ड डेटा, गूगल फोटोज़ में जनरली डेटा होता है जो फुल होता है जिस वजह से ईमेल्स नहीं आती, उसको क्लियर करके सो दैट आपको ईमेल जो है वो आ जाए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका फादर एंड मदर्स नेम ऑब्वियसली पता होगा आपको, जेंडर एंड नेशनैलिटी, कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी स्टेटस, कॉरेस्पॉन्डेंट परमानेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपको पता होंगी चीज़ें, इनमें कुछ रेडी करने वाला नहीं है, आप ऑन द स्पॉट भर सकते हैं। एंटर योर नेम एग्जैक्टली एज मेंशन्ड और इन क्लास 10 सर्टिफिकेट, डू नॉट यूज निक नेम्स और इनफॉर्मल स्पेलिंग्स। ऑब्वियस बात है भाई साहब, आपको नहीं करना है क्योंकि नुकसान हो जाएगा आपको ये करने का। सिमिलर बेसिस पे फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सबसे पहले तो अगर मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा था लास्ट टू लास्ट स्लाइड में, तो क्लास 10 की आपको एसएससी डिटेल्स, 12 की डिटेल्स एंड बैचलर्स डिग्री की मैंडेटरी हैं, ये आपको भरनी होंगी। मास्टर्स एंड प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास में है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो यू मे अवॉइड। बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, ईयर ऑफ पासिंग, डिसिप्लिन पता होगा आपको, एग्रीगेट परसेंटेज, सीजीपीए, टोटल मार्क्स वर्सेस मार्क्स ऑब्टेन्ड। Person qualification or professional qualifications like CA, CS, CMA should be entered in the dedicated section. सेक्शन आएगा वहाँ पर फिल करिए, अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसको लीव कर सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। अब बात आ रहा था मार्क्स को लेकर, तो मार्क्स वाला जो स्लाइड है अपने पास में अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। कैलकुलेशन के कुछ रूल्स हैं जी, अपना बेस्ट ऑफ 5 वाला फंडा, बेस्ट ऑफ 4 वाला फंडा, बेस्ट ऑफ 3, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा मिल रहा होता है आप लोग वो करने का ट्राई करते हैं, तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा। सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स के ऐड कर लिए बिल्कुल भी मत करिएगा, आपके 10th एंड 12th में सारे के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो ऐड होते हैं। डू नॉट एक्सक्लूड एनी सब्जेक्ट ऑन मार्कशीट, कोई भी सब्जेक्ट आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट्स अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट। मैं अब कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग रहता है, सो दैट अगर आपके साथ में वो सिचुएशन है तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलिंग जो है वो कर पाएँ। वो ये है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट इट बी आपके जो है वो टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1, 2, 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6 एंड देन यू हैव सब्जेक्ट 7, 8 एंड 9। सब्जेक्ट 1 में आपको कुछ मार्क्स मिले, लेट इट बी 90 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, आपको यहाँ पर 85 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, आपको जो है वो 90 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। सिमिलरली आपको कुछ मार्क्स मिले, यहाँ पर 85 मिला आउट ऑफ 100, सिमिलरली यहाँ पर आपको 95 मिला आउट ऑफ 100, सिमिलरली आपको 75 मिला आउट ऑफ 100, ठीक है जी। ये आपके 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। और ये बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, ऐसे एग्जाम्स होते हैं 10th एंड 12th में, तो वहाँ पर आपको ग्रेड मिला है A+, A-, B ग्रेड मिला, O ग्रेड मिल गया, ऐसा कुछ अगर सिनेरियो अवेलेबल है, तो इन ग्रेड्स को कन्वर्जन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि कई स्टेट बोर्ड्स में ऐसा रहता है कि यहाँ पर ग्रेड्स मिलते हैं बट इनको कन्वर्जन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आपको इन ग्रेड्स को अवॉइड करना पड़ता है और इन सब का टोटल मार्क्स अपना ऐड करोगे आप, ऑब्टेन्ड मार्क्स ही आपके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स बन जाएंगे, ये वाले सारे आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे, आप डिवाइड करेंगे, परसेंटेज आएगा एंड अकॉर्डिंगली आप अपना वैल्यू जो है वो इनपुट दे देंगे, ठीक है। अब दूसरे टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जैसे CBSE के हैं, तो CBSE के साथ क्या होता है कि जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके पास में 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में अवेलेबल, किसी में आपको मिला जी 9.5 CGPA, किसी में आपको मिल गया 10 CGPA, 9 CGPA, 10 CGPA, 9.5 CGPA, 9 CGPA, ठीक है जी। और जो CBSE है जनरली टॉप 5 के अकॉर्डिंग CGPA का एवरेज निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली उनकी मार्कशीट में अगर कोई स्पेसिफिक ग्रेड मेंशन होता है तो वो उसके थ्रू कैलकुलेट करके डाल देते हैं, जो कि गलत है। आपको CGPA का फॉर्मूला रहता है, अगर आपका 10 CGPA है तो वो बेसिकली आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स बन जाते हैं 9.5 से मल्टीप्लाई होकर 95, ठीक है जी। आउट ऑफ अगर एक सब्जेक्ट है तो दैट विल बी 100, 2 सब्जेक्ट्स होंगे तो 100, 3 सब्जेक्ट्स 100, 4 सब्जेक्ट्स 100, 100, तो टोटल आपके मार्क्स 600 ही रहेंगे। यहाँ पर आपके जितने भी CGPA होगा आप 9.5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 9.5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 आपको नहीं करना है, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जनरली, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का इंटू 9.5 करना है और उसको आपको जो वैल्यू आएगा इन सबको ऐड करना है, यू विल गेट योर टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स। आप टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करोगे, आपका परसेंटेज आएगा एंड यू विल बी एबल टू इनपुट इट, ठीक है जी। आई होप सो इट इज़ क्लियर।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस आपका कोई और बोर्ड है या उसके बोर्ड के जीपीए कन्वर्जन मेथड्स अलग हैं, तो जो भी मेथड आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी, आपका स्कूल बोर्ड प्रोवाइड करता है, आपको वो यूज़ करना है टू कैलकुलेट द परसेंटेज मार्क्स। इन केस आपको पता ही नहीं भाई क्या है, जनरली आपका कॉलेज का डिग्री जो होता है या कॉलेज की गाइडलाइंस होती हैं या आप पता आपको लग जाएगा, वहाँ पर मेंशन्ड होता है। इन केस आपको कुछ पता नहीं चलता भाई कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको अपने कॉलेज में पता करना पड़ेगा, सीनियर से भी पता लग सकता है आपको, या अपना कॉलेज फैकल्टी मेंबर से अगर आप बात करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है। जनरली डिग्री में मेंशन्ड होता है, सो दैट आपको पूरा आइडिया लग जाए कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्ट करना है, आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पर गलती नहीं करिएगा। अगर बाय चांस थोड़ा बहुत मेजर गलती ना हो, परसेंटेजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस ना क्रिएट हो जाए, थोड़ा बहुत गलती फिर भी चल जाएगा, इंटरव्यू के टाइम पे वो करेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपने मेजर ब्लंडर कर दिया तो आपको फॉर्म दोबारा से फिल करना पड़ जाएगा, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ और, मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, और आपका 6th सब्जेक्ट जो था वो ऑप्शनल था। मतलब अगर आप ये सब्जेक्ट में अपीयर करते या ना करते, अगर तो आपने अपीयर करा है तो जो भी आपके मार्क्स होंगे वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए, अगर आपने अपीयर करा है। बट कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो इसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लेकर आएंगे, यहाँ पर एक्स वैल्यू, कुछ वैल्यू, यहाँ पर कुछ वैल्यू, यहाँ पर कुछ वैल्यू, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वहाँ पर वो एब्सेंट हो गए, वो देने ही नहीं गए। तो आपको क्या करना है, फिर आपको ये वाले 5 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है, क्योंकि 6th सब्जेक्ट का कोई रोल बचा नहीं आपके लिए, तो आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसका कोई काम नहीं रहेगा एंड आपका काम जो है वो चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो ऑप्शनल था और आपने अपीयर भी नहीं करा, तो वो टोटल मार्क्स में भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता तो आप ओवरऑल फेल्ड कंसिडर होते। बट क्योंकि आप पास आउट हो चुके हो, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई काम नहीं था, तो आप उसको इग्नोर करके बाकी के मार्क्स लिख कर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर लिखा गया है, फॉर CGPA यूज ओनली द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी कन्वर्जन फॉर्मूला। अपने नए नए फॉर्मूला मत बनाइएगा, यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला जो है वो आपको यूज करना है, ठीक है जी। अब और भी अपने महान इंसान रहते हैं भाई, कई बार ज़्यादा पढ़ लिए, कई बार किसी सेमेस्टर में तो बैक लग गया जी, आपको दोबारा से अपीयर करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो क्या करना है भाई, मैं तो फेल हो गया। देखिए, अगर आप फेल हो गए किसी भी एक सब्जेक्ट में कॉलेज के अंदर और आप अभी कॉलेज आपका चल रहा है, तो आपको जुलाई 2027 तक उस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। जब कैट को आपका ऑफिशियल डिटेल्स चाहिए, तब तक आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए, आपके रिजल्ट हाथ में होना चाहिए कि मेरा क्लियर हो चुका है। एंड इन द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जब आप मार्क्स इनपुट करेंगे, तो उस जगह पर आपको क्या करना होगा, जितने मार्क्स आपके अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ, चाहे वो फेल्ड है सब्जेक्ट, दैट इज़ फाइन। अगर आपको वो फेल्ड सब्जेक्ट में मार्क्स मिले हैं, तो आपको जितने मार्क्स मिले हैं उनको ऑब्टेन्ड मार्क्स में ऐड करना है, टोटल मार्क्स में जो टोटल मार्क्स है उनको ऐड करना है, डालना है। क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो बाय इंटरव्यूज आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है। एंड इंटरव्यू के बाद में अगर आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है, तो उस टाइम पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेटेड रिजल्ट डालने का। अभी आपके हाथ में जितना रिजल्ट होगा, जितना सेमेस्टर तक, मान लीजिए आपका 5th सेमेस्टर चल रहा है, तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, इन सब का कंबाइंड रिजल्ट आपको डालना पड़ेगा। कई लोग इतनी महान होते हैं जो गलती कर देते हैं कि सेमेस्टर 5 में अगर मान लो 90% बना हुआ है, तो सेमेस्टर 5 के वो मार्क्स डाल देते हैं, चाहे सबका कंबाइंड परसेंटेज 75 भी बन रहा हो, तो वो कहते हैं यार सेमेस्टर 5 में सबसे लेटेस्ट था तो मैंने तो वही डाल दिया। तो भाई वो गलत है, ऐसा करने से आपको दोबारा से पैसा देना पड़ जाएगा फॉर्म फिलिंग करने के लिए, ठीक है जी। आई होप सो इट इज़ क्लियर। आप ये भी रीड कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। अब मैं कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। कई बार आप जब वर्क एक्सपीरियंस भरते हैं तो वहाँ पर एरर आता है, उसके 2 रीजंस होते हैं। एक रीज़न ये कि आपका अभी ग्रेजुएशन ओवर नहीं हुआ होता, पैरेलली आप जो वर्क एक्सपीरियंस फिल कर रहे हो, वो वर्क एक्सपीरियंस और आपका ग्रेजुएशन की डेट्स क्लैश करती हैं, जिस वजह से वो वर्क एक्सपीरियंस फिल नहीं हो पाता। तो आपका जब भी वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट हो रहा है, वो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंगली वर्क एक्सपीरियंस मिला होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन के साथ पैरेलली आप वर्क एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं देगा वो आपको। आपका वर्क एक्सपीरियंस मान लीजिए 1 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, तो आपको जुलाई एंड तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीटेड दिखाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते अगस्त 5 को मेरा ग्रेजुएशन ओवर हुआ और 1 अगस्त को मेरा जॉब स्टार्ट हो गया। ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। आई होप सो दैट इज क्लियर टू यू। दूसरा चीज़, आई एम नॉट श्योर कैट में एग्जैक्टली ये चीज़ होता है या नहीं होता, बट कुछ लोग एरर्स भेजते हैं जैट वाले फॉर्म में, तो मैं बता देता हूँ। जैट में तो ऐसा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट कैट, वो आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो आप क्रॉस चेक कर लेना। जैट में सबसे पहले आपको मोस्ट रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस डालना होता है। रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको डालना है। अगर आप ओल्ड एक्सपीरियंस सबसे ऊपर डाल रहे हो और रिसेंट वाला नीचे डाल रहे हो, तो वहाँ पर आएगा कि मिसमैच है, एरर है जी, नहीं पॉसिबल होगा। तो अगर कैट में भी ऐसा होगा कि मोस्ट रिसेंट सबसे पहले डालना है, तो मोस्ट रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस आप डालेंगे, ठीक है।
अब एक और चीज़, कैट का फॉर्म फिलिंग टाइम हर ईयर स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आता है, दैट इज़ ब्रेक इन एक्सपीरियंस। ब्रेक इन एक्सपीरियंस बहुत सिंपल चीज़ है, अगर इसको खुद से कॉम्प्लिकेट आप ना कर दो, बट स्टूडेंट्स कर बैठते हैं बेचारे, नहीं आइडिया लगता। देखिए अगर तो आपका मार्केटिंग में वर्क एक्सपीरियंस, एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपने जनवरी 2025 में जॉब स्टार्ट किया और दिसंबर 2025 तक आपने जॉब किया, ठीक है जी। उसके बाद में आपने जॉब लीव कर दिया और आपका जो दिसंबर 31 को आपने जॉब लीव करा, यहाँ पर 1 जन से आपने करना स्टार्ट किया, देन जनवरी फरवरी आपने जॉब नहीं करा, आपने 1 मार्च से जॉब स्टार्ट करा, एंड दैट इज़ अगेन इन मार्केटिंग सेक्टर, ठीक है। तो मार्केटिंग के अंदर आप डेट डालोगे, मान लीजिए अभी ये 1 मार्च से आपका जो है वो 15 जुलाई तक आपने ये जॉब कंटिन्यू करा है, ठीक है। तो आप कैसे डालोगे कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट डेट इज 1 जनवरी 2025 अप टू 15 जुलाई, एंड बीच में आप डाल दोगे ब्रेक इन कितने डेज का, जितने डेज आपके यहाँ पर बन रहे होंगे 31 एंड 28, टोटल आपके 59 डेज बन जाएगा, तो 59 डेज का आपका ब्रेक इन आ जाएगा, ठीक है जी। अगर आपके सेक्टर ही अलग अलग है, मान लीजिए मार्केटिंग में जॉब है, दिस वन इज योर फाइनेंस जॉब, तो भाई साहब आपने ये वाला डेटा डाला मार्केटिंग के अंदर, ये वाला डेटा आपने डाल दिया फाइनेंस के अंदर, दैट्स ऑल। उसमें ब्रेक इन का कोई काम नहीं है, ब्रेक इन विल रिमेन जीरो, क्योंकि उस एक्सपीरियंस में कोई ब्रेक इन होगा ही नहीं। आई होप सो इट इज क्लियर। अगर आप कंफ्यूज हो भाई कैसे करूं, तो एक आप मार्केटिंग में लाना चाहते हो, दूसरा आपका मार्केटिंग से मिलता जुलता है बट थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है, तो आप अदर्स में डाल दो, तो भी ब्रेक इन का कोई काम रहेगा नहीं। आई होप सो इट इज क्लियर। बच्चे फंस जाते हैं ब्रेक इन एक्सपीरियंस में, तो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। फिर भी अगर कुछ और माइंड में आपके डाउट आता है तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। अपना इंटर्नशिप्स और आर्टिकलशिप्स के एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं करा जाएगा, तो डालिएगा नहीं। पार्ट टाइम और फ्रीलांस वर्क का आपका वर्क एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं होगा। प्रोजेक्ट्स आपने करे हो ग्रेजुएशन के टाइम पर, वो कंसीडर नहीं होगा। प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आपका ग्रेजुएशन ओवर हो चुका होना चाहिए, उसके बाद का ही वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कंसीडर करा जाएगा। रिक्वायरमेंट होता है जी अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स एंड एक्सपीरियंस लेटर, ये आपको चाहिए होगा। एंड अगर आपका जॉब ओवर हो चुका है तो आपको रिलीविंग लेटर भी चाहिए होता है, इसके बिना वर्क एक्सपीरियंस कंसिडरेबल नहीं होगा, ठीक है जी। देन चलते हैं आके। अब IIM प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोग्राम सूटेबल है कौन सा नहीं है। आइडियली अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पता है, तो भाई डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल करिए, बिना मतलब की टेंशन ना लीजिए। जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स रहते हैं, आप उनके लिए एलिजिबल नहीं होगे, वो कैट अपने आप ही आपको एलिजिबिलिटी में बाहर कर देगा। आपको अननेसेसरी खुद से भरते टाइम कुछ मिस करने का गलती नहीं करना है। आप सिलेक्ट ऑल करिए और साथ साथ इंटरव्यू सिटीज़ सिलेक्ट करिए। इंटरव्यू सिटीज़ आप अपने घर के अकॉर्डिंग जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च अप्रैल के टाइम पर जहाँ पर आप होगे प्रेजेंट, उस अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू सिटीज़ पिक करिएगा। सिलेक्शन डज नॉट गारंटी एलिजिबिलिटी और इंटरव्यू कॉल। जरूरी नहीं है कि भाई आपने सेलेक्ट कर दिया तो कॉल आएगा ही आएगा। इट विल डिपेंड अपॉन आप स्कोर कितना ला रहे हो, आपकी प्रोफाइल क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ईच IIM हैज़ अ सेपरेट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, हमें पता है। इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस में भी रिक्वायर्ड चाहिए होगा, वहाँ पर आप फिल कर देना कि कौन सा चाहिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पर ऑप्शन आएगा फिल करने का, एंड आप फिल करके आगे बढ़ सकते हो। टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस, आपके घर के पास की जो ऑप्शन होंगी सबसे ज़्यादा, वो आप फिल करिएगा। जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो कैट का फॉर्म फिल करेंगे, तो ऑब्वियसली जनरली ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता, स्पेशली बॉयज़ को। फीमेल्स को तो फिर भी कैट प्रेफर कर देता है। कैट में मैंने देखा है ऐसा कि फीमेल्स को जनरली फर्स्ट प्रेफर्ड सिटी में मिल जाता है, क्योंकि उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल है, फैमिली को साथ में लेकर जाना पड़ता है। अभी तो ऐसा सिचुएशन है नहीं, वैसे स्टूडेंट्स काफ़ी इंडिपेंडेंट है, वो खुद से जा सकते हैं, बट कैट ऐसा करता है कि फीमेल्स को जनरली फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है, बॉयज़ को नहीं मिलता। तो आपको सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस, इवन फोर्थ प्रेफरेंस मिल सकता है अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो। अगर आपके छोटे सिटी से हो तो वहाँ पर आप चांसेस रहते हैं कि आपको फर्स्ट और सेकंड प्रेफर्ड सिटी में मिल जाए, तो अकॉर्डिंगली आप फिल करिएगा। ऐसा मत सोचना कि मान लीजिए आप दिल्ली से हो और आपने फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस सिटी रख दिया जी आगरा, सेकंड आपने रख दिया जी लेट इट बी आपने लखनऊ डाल दिया, और थर्ड आप सोच रहे हो कि मैं दिल्ली भर देता हूँ, तो कैट वाले मुझे दिल्ली में दे देंगे। भाई साहब दिल्ली के स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्लॉट में दे रहे हैं, ये नहीं कि जानबूझकर दे रहे हैं। तो आपने पहले पे आगरा भरा, वो बोलेगा बढ़िया यार आगरा भर रहा है, दिल्ली वाला बंदा, इसको आगरा भेजो। तो वैसा वाला खतरनाक लेवल का, वो अलग ही लेवल का बंदा था, वो वाला काम मत करना, ठीक है। अलॉटमेंट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, फर्स्ट चॉइस इज नॉट गारंटेड, पता है ऑलरेडी, हम बहुत बार बात कर चुके हैं। और बहुत लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, वो 2-3 दिन खराब करेंगे जब एडमिट कार्ड आएगा, बट वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आएगा भाई उसी पे जाकर आपको पेपर देने जाना होगा। चूज सिटीज यू कैन प्रैक्टिकली ट्रेवल टू। कई लोग और खुराफाती होते हैं, अलग लेवल के बंदे, वो लोग सोचते हैं कि घूमने निकलेंगे भाई, कैट का पेपर कोई बढ़िया डेस्टिनेशन पे जाकर देते हैं। बढ़िया डेस्टिनेशन अब आपके लिए कौन सा बढ़िया है, आप खुद से शायद सोच पाओगे। कई लोग गोवा भर देते हैं भाई, उधर जाकर पेपर देंगे।
तो आपके ऊपर है जैसा आप भरना चाहते हो, आपके लिए कंफर्टेबल हो। अगर आप सीरियस हो एग्जाम देने के लिए तो आई होप सो आप वही सिटी भरोगे जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, वहां पर जाकर पेपर देकर आना। कैंडिडेट्स कैन नॉट सिलेक्ट देयर कैट एग्जाम स्लॉट 1 2 3, कौन सा स्लॉट चाहिए आप नहीं चूज करोगे, वो रैंडमली सिलेक्शन होकर आपको दिया जाएगा, ठीक है। द एग्जामिनेशन स्लॉट एंड फाइनल टेस्ट सेंटर विल बी अलॉटेड बाय द कैट अथॉरिटीज, वही प्रोवाइड करेंगे। आपका अपलोड स्पेसिफिकेशन जो है वो रिसेंट, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स, वही कि आपका फेस चेंज ना हो चुका हो, वाइट बैकग्राउंड हो, फ्रंट फेसिंग हो, साइड पोज ना हो एंड ऑल दैट, बैकग्राउंड वाइट की जगह कुछ और होगा, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्लर्ड फोटो ना हो, अपलोड करते टाइम प्रॉब्लम आ सकता है। फॉर्मेट जो है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज 80 KB होना चाहिए, डायमेंशंस ये होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, तो अपलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन केस आप टेक्निकली साउंड नहीं हो, वैसे तो एआई बहुत हेल्प कर देता है आपको इन चीज़ों को करने में, फिर भी अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं हो तो किसी कंप्यूटर कैफे पे जाकर ये चीज़ें अपलोड करा लेना, कुछ गलती मत कर देना, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर बाय चांस थोड़ा सा टिल्टेड फोटो अपलोड हो गया, छोटा फोटो अपलोड हो गया, आपका पेमेंट हो गया, वो चल जाएगा भाई, एंड में मैनेज हो जाता है, उसके लिए सेकंड फॉर्म भरने का नीड नहीं है। आप अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए सेकंड फॉर्म भर सकते हो, बट नीड नहीं होता, वो चल जाता है, जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वहाँ पर जाकर मैनेज हो जाता है। अगर छोटा मोटा आपका सिग्नेचर छोटा सा आ गया, स्क्वीज हो गया, टिल्ट हो गया, सेम गोज फॉर फोटो एज वेल, तो वो मैनेजेबल होता है। आपका सिग्नेचर जो होगा वो प्लेन वाइट पेपर पे होगा, सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना होता है। ब्लैक और डार्क ब्लू इंक आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट सेम है, 80 KB साइज रहेगा, 80 mm × 30 mm डायमेंशन जो है वो रहेंगी, ठीक है जी। सेल्फीज, फिल्टर्ड फोटोज, ब्लर्ड इमेजेस और सिग्नेचर्स इन कैपिटल लेटर्स डू नॉट अपलोड, ऐसा काम नहीं करिएगा। सिमिलरली अगर मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट रूल्स की बात करूं, आपको सेंट्रली अप्रूव्ड सर्टिफिकेट चाहिए होगा लेटेस्ट फॉर्मेट के अंदर, रीसेंट 1 ईयर के अंदर अंदर आपने बनाया हो। बेसिकली जब तक आप इंटरव्यू पे पहुंचो तब वो वैलिड होना चाहिए, तो अगर आप आज के टाइम पे वो बनवाते हो तो वो उस टाइम पर अवेलेबल होगा एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप प्रोसीड कर पाएंगे। एनसीओबीसी के अगर आप बिलोंग करते हैं जी तो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट काउंट नहीं होता। कास्ट मस्ट बी इन द सेंट्रल लिस्ट, सर्टिफिकेट मस्ट फॉलो कैट 26 फॉर्मेट, कैट की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पर फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जो भी आपका कैटेगरी है उस अकॉर्डिंग आप वो फॉलो करेंगे, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, कंप्लाई विद द ऑफिशियल फॉर्मेट, वो आपको कैट वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा। कैट वैलिडिटी डेट्स केयरफुली चेक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना आगे प्रोसीड करिएगा। SC ST PWD के लिए रेलिवेंट वैलिड सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यूज फॉर्म्स प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल कैट वेबसाइट, इंश्योर क्लैरिटी ऑफ स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एंड डू नॉट अपलोड एक्सपायर्ड, अनक्लियर और इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट्स। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, रिकमेंडेड नहीं है, बट अभी क्योंकि टाइम है तो आप जनरेट कर सकते हैं सर्टिफिकेट। अगर बाय चांस, नहीं करना चाहिए बट फिर भी अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि बाय द टाइम कैट का लास्ट डेट आ गया और आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट हुआ ही नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, भाई पुराना अवेलेबल है तो आप पुराना अपलोड कर देना, सो दैट जब आप इंटरव्यू टाइम पे पहुंचे तब तक आप नया बना लो एंड इंटरव्यू में आप नया ले जाओ, दैट विल बी मैनेजेबल। बट आप एलिजिबल ही नहीं हो कैटेगरी के लिए, आप कुछ भी डाल दो कैटेगरी के थ्रू, बाद में आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, तो वो काम मत करिएगा। ट्राई ये करो कि फॉर्म फिलिंग से पहले आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट हो, जो सेंट्रली अप्रूव्ड हो, रिसेंटली बना हुआ हो, सो दैट वो वैलिड रहे बाय द टाइम आपके इंटरव्यूज हो, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे फाइनल सबमिशन एंड कॉमन मिस्टेक्स आप एक बार रिव्यू जरूर कर लेना, सारा का सारा एंटर्ड डेटा कि आपने करेक्टली करा है। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना कि भाई मैंने भरा है तो सही भरा होगा, गलती कर देते हैं लोग, 2 बार पेमेंट करना पड़ जाता है। कंप्लीट ऑनलाइन फी पेमेंट, डाउनलोड एंड सेव एप्लीकेशन फॉर्म, सेव पेमेंट रिसीट एंड कंफर्मेशन, वेरीफाई सबमिशन स्टेटस ऑन डैशबोर्ड। सबमिट हो गया जी, क्लियर कट, ऐसा ना हो कि सबमिट हुआ नहीं, पेमेंट कैंसिल हो गया, आपको पता नहीं चला, आप बैठे हो कि मेरा फॉर्म फिल हो चुका है, लास्ट डेट आती है निकल गई और आप फंस गए, आपका फॉर्म फिल ही नहीं होगा। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, इनकरेक्ट नेम हो गया जी, मस्ट मैच क्लास 10, रॉन्ग CGPA टू परसेंटेज फॉर्मूला मत करिएगा, बता दिया हुआ ऑलरेडी आपको। इंक्लूड इंटर्नशिप्स एज वर्क एक्सपीरियंस मत करिएगा, ब्लर्ड फोटो और सिग्नेचर मत करिएगा, वेटिंग अंटिल द लास्ट डे टू रजिस्टर मत करिएगा, उस टाइम पर कुछ हैंग होने लगता है जी, सही से डेटा सेव नहीं होता क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ भर रहे होते हैं, तो लास्ट मिनट रश में कुछ गलती ना हो जाए, तो इट विल बी बेटर टू सबमिट अर्ली। पहले दिन पे भरना जरूरी नहीं है, बट स्टिल यार लास्ट डेट से 1 वीक पहले तो एटलीस्ट भर ही लेना। सबमिट अर्ली टू अवॉइड टेक्निकल ग्लिचेस, डू नॉट डिपेंड ऑन द करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो में 2-3 चीजें करेक्ट करने का ऑप्शन आता है, फोटो, सिग्नेचर और एक नेम, एक आध चीज और चेंज करने का ऑप्शन आता है, बाकी वो कैट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है वो कौन सी ऑप्शन हमें दे रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में करेक्शन करने के लिए। आई होप सो आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर, कोई परेशानी आपको नहीं है जी, सारी की सारी बातें मैंने अच्छे से क्लियर कर दी हैं। इन केस फिर भी आपके कुछ कंसर्न्स रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल एंड आई बी अपलोडिंग मोर सच वीडियोज टू हेल्प यू आउट। कैट के लिए भी अगर आपको कुछ और कंसर्न्स आते हैं तो मैं और वीडियोज अपडेट कर दूंगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, बाय बाय।